नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करेंगे आपके गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। ठीक है, तो हमने जो है 151 प्रश्न डिस्कस कर लिया है, वो भी टॉपिक वाइज आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए 152 प्रश्न आपके सामने दिया गया है और क्या कह रहा है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आपको सभी को पता है कि जो आपके बीजगणित में सबसे बड़ा योगदान किसका माना जाता है, तो आर्यभट्ट को माना जाता है। कौन सा है भाई साहब? आपके आर्यभट्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। देख लीजिए और उसके बारे में, इनके बारे में जो है अच्छे तरह सामने दिया गया है कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे जिन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुर में हुआ था। तो ध्यान रखिए, ये कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के। और पटना के कुसुमपुर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके बाद से चरक, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर, ये भी जो है आपके महर्षि और आयुर्वेद विशारद हैं। इनका कार्य जो क्षेत्र है और व्यक्ति ब्रह्मगुप्त जो है ये किससे संबंधित है? तो भारतीय गणितज्ञ के रूप में ये भी जाने जाते हैं। वराहमिहिर भी जो है आपके भारतीय गणितज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? ये बड़ा प्रश्न हमसे पूछे हुए हैं। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न कि इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो राजा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे उसमें से ऑप्शन नंबर डी यानी बाणभट्ट थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए इसकी व्याख्या में आप देख सकते हैं कि बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ध्यान रखना, बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी? हर्षचरित पुस्तक के नाम, हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना भी की थी इन्होंने। उसके बाद से हर्षवर्धन के जो शासनकाल की जानकारी मिलती है, वो चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये भी प्रश्न हमसे पूछता है कि चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो ह्वेन-त्सांग जो है किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद से हर्षवर्धन स्वयं साहित्यकार था। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने ही की थी। तो ध्यान रखना, हर्षवर्धन की किताबें प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है और उसके बाद से जो है इनकी रचना करने वाले कौन है? हर्षवर्धन है। फिर अगला प्रश्न है 154 कि चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए अभी अब बात किया था हर्षवर्धन, कौन सा भाई? हर्षवर्धन, यानी 154 का जो था सी था। ठीक है ना, हमने पीछे बात कर लिया इसका। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, और अगला प्रश्न आपके सामने ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही चीज़ें दिया है। ठीक है ना। हाँ, इन्होंने एक किताब लिखी थी वृत्तांत, जिसका नाम है CU की, नाम से प्रसिद्ध है। और धातव्य कि ह्वेन-त्सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे आचार्य, वो शीलभद्र थे। ये भी पूछा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र थे। आप इसको याद रखेंगे। और उसके बाद से नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने पर भारत ने बौद्ध धर्म के ग्रंथ के लिए आया और इसका भ्रमण जो है वृत्तांत CU की नामक प्रसिद्ध है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आपके सामने ये कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध था। तो 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए कौन प्रसिद्ध था? मेगस्थनीज, ह्वेन-त्सांग, अलबरूनी, फाहियान। तो देखिए 155 जो नंबर है, इसका नंबर आपका कौन है? तो ह्वेन-त्सांग है। कौन सा है? ह्वेन-त्सांग है। ठीक है, ह्वेन-त्सांग है, इसको ह्वेन-त्सांग नाम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ह्वेन-त्सांग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। उसके बाद से अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या है कि इनमें से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो अभी आपने बात किया था कि जो इनके शासनकाल में जो भारत आया था वो कौन था? ह्वेन-त्सांग था। कौन सा था भाई साहब? ह्वेन-त्सांग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो छात्र भी रहा और छात्र के साथ साथ क्या रहा? शिक्षक भी रहा। तो वही नाम आता है आपका कौन? ह्वेन-त्सांग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो काफ़ी ह्वेन-त्सांग पे आपके प्रश्न पूछे गए हैं, ज़रा आप इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और नालंदा आया था तथा छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। तो ध्यान रखिए, साथ छात्र भी रहा और वहाँ का शिक्षक भी रह चुका है।
उसके बाद से बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आपको पता है कि अभी जो बात किए थे हम लोग, ठीक है ना, बाणभट्ट जो पूछा जा रहा है कि किसके दरबारी कवि थे, तो वो थे आपके हर्षवर्धन। काफ़ी ज़्यादा जो है हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, इन्हीं के बारे में ज़्यादा पूछा है प्रश्न और यही दो प्रसिद्ध हैं। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब देख लीजिए, बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे और ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित्रम तथा कादम्बरी, ठीक है। इनके दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। तो ध्यान रखना, हर्षचरित्र की कौन सी है? कादम्बरी है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बार बार पूछा जाता है, क्योंकि कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? उनके 9 रत्नों में से जो था वो एक था, क्या मोगलन्ना था, ठीक है, ब्रह्मगुप्त था, या विशाखदत्त था, या बराहमिहिर था? तो हमारा जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 रत्नों में से जो महत्वपूर्ण सबसे था वो कौन सा था? बराहमिहिर था। अब देख लीजिए, बराहमिहिर के बारे में आपको दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट कि चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है, ये भी पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया और गुप्त साम्राज्य का यह समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। तो स्वर्णिम युग कौन सा कहा जाता है? 375 से 475, यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल को। उसके बाद से चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की शुरुआत की और सांची अभिलेख में उन्हें देवराज कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, सांची अभिलेख में उन्हें क्या कहा गया? देवराज। और चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे, जिनमें कालिदास, बराहमिहिर, धन्वंतरी, घटखरपर, शंकु, अमर सिंह, बेताल, भट्ट, उसके बाद से छपड़क, वररुचि, ये सभी थे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण आप जान गए कौन से हैं, ठीक है ना, बराहमिहिर सबसे जो है महत्वपूर्ण है। कालिदास भी ध्यान रखिएगा, कालिदास भी जो है किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इसमें। अगला प्रश्न है 160वां, और ये है कि इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कौन? समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए समुद्रगुप्त के बारे में कि वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और वह गुप्त वंश का एक महान योद्धा था तथा कुशल सेनापति था। चंद्रगुप्त की विजयों के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो ध्यान रखना, पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद से उपाधियाँ इसको दी गई, पराक्रमांक भी दिया गया, अप्रतिरथ भी दिया जाएगा, सरवरा जो छेता भी दिया गया, लिच्छवी दिया गया, लिच्छवी दवित्र आदि समुद्रगुप्त की उपाधियाँ हैं। 161 प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या है? तो वो था प्रभावती गुप्त। कौन सा? प्रभावती गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप देख लीजिए, इसकी व्याख्या नीचे दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था और इसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया था और अपनी वैवाहिक नीति को इसने 2 पड़ोसी राज्य नगाओं और वाकाटक के खिलाफ निर्देशित किया। इन 2 शक्तियों को जीतना चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए बहुत आवश्यकता था ताकि शक क्षत्रपों को वश में किया जा सके। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की और जो है इनको मित्र बनाया तथा चंद्रगुप्त अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह महाराष्ट्र के वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। उसके बाद से इसमें देख सकते हैं कि इस तरह महाराष्ट्र और मध्य भारत में अपनी शक्ति को मजबूत किया। किसने? तो ये था आपका कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध पुस्तक शासक का एक अन्य नाम है? तो अभी आप बात किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन से बात किए थे भाई साहब? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं, तो देख लिए हैं।
उसके बाद से अगला है कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत निम्न में से किसकी रचना है। तो मेघदूत आप जानते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बार ये भी प्रश्न हमारा पूछा जाता है। ये मेघदूत जो है आपके किसके हैं, कालिदास के हैं। किसके हैं भाई साहब, कालिदास के हैं। तो देख लीजिए मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम ये सब जो है कालिदास 3री-4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य में संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है और कालिदास की प्रमुख कृतियां निम्न है। नाटक में अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, उसके बाद से मालविकाग्निमित्रम, महाकाव्य अगर बात किया जाए तो रघुवंशम है और कुमार संभव है। उसके बाद से खंड काव्य की बात करें तो मेघदूतम और ऋतु संहारम, ये इनकी प्रमुख खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक रहे। अगला प्रश्न है कि प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी थी। यानी प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी, ये आपको बताना है। यानी कि 164 का कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी गुप्त वंश था। ठीक है, क्योंकि गुप्तोत्तर हम काल पढ़ ही रहे हैं तो गुप्त वंश ही होगा। अब देखिए इसका व्याख्या भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से। तो यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण लाइन आती है कि जो हमारे शासकों की प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों में एक भारतीय शैली है। प्रशस्ति का सबसे पहला प्रसिद्ध उदाहरण खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। तो ध्यान रखिएगा, हाथी गुफा अभिलेख जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लगभग 1ली शताब्दी से पूर्व में लिखा हुआ माना जाता है। किस लिपि में, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि दोनों। ध्यान रखना, हाथी गुफा अभिलेख। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक भी था। यानी कि इसमें जो था, कौन सा जो था आपका एक अच्छा बीड़ा वादक था जो गुप्त साम्राज्य था, उस साम्राज्य में आपको ये चीज़ें बताना है। तो देखिए वो था समुद्रगुप्त। कौन था सा, समुद्रगुप्त था जो एक बीड़ा वादक था। यानी कि 165 का जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए इसके बारे में काफ़ी अच्छे से वर्णन किया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का महानतम शासक एवं अच्छा बीड़ा वादक के रूप में भी जाना जाता है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। तो ध्यान रखना, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, चंद्रगुप्त प्रथम को कहा गया। ठीक है, उसके बाद से समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और इसे संगीत प्रेमी भी कहा जा गया। तो ध्यान रखिए, इसे संगीत प्रेमी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ऐसा अनुमान कि उसके सिक्की पर उसे बीड़ा वादन करते हुए दिखाया जाने लगा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अगला देखिए, तो किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन सा युग है जो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है। तो अभी आपने पढ़ा भाई साहब, 166 नंबर का जो होगा वो गुप्त साम्राज्य यानी 4वीं शताब्दी का। मौर्य साम्राज्य, चोल साम्राज्य, कुषाण, इनसे कोई मतलब नहीं। हमारा कौन सा है, गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो गुप्त साम्राज्य होगा। और 4वीं शताब्दी में, कब, तो 4वीं शताब्दी में, याद रखना इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा इसकी व्याख्या भी दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अभी 167 जो है आपका अभी पढ़े थे गुप्त काल, तो गुप्त काल ही होगा, बिल्कुल गुप्त काल ही होगा। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। अब नालंदा विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना जो है किसने किया था, ये हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो ये किया था आपके कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से महत्वपूर्ण केंद्र माना था और इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम, ध्यान रखना, कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 में। और कहाँ पे है, तो बिहार में है। विद्यालय में हीनयान बौद्ध के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। वैन संघ के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शिलभद्र थे, यह भी बताया था कि आप याद रखिएगा। और 1193 में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। एक महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे कि बख्तियार खिलजी ने उसके नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और बनाया किसने था, कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक, अगला है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली। अब चंद्रगुप्त प्रथम जैसे ही था तो इसके बाद से इसकी जो बागडोर है, अगला जो शासक है
वो किसने जो है संभाली थी, तो वो था आपका समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद से नाम किसका आता है, समुद्रगुप्त का नाम आया देता है। आप इसके क्रम को भी ये अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए इसकी व्याख्या कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली और समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे शासक थे। कौन से थे, समुद्रगुप्त के चौथे शासक थे। ठीक है ना, गुप्त वंश का कौन सा शासक था, चौथे नंबर का था। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे, जयदेव, चंद्रवर्दाई, बाणभट्ट या बिल्हड़। तो देखिए ये जो आपका है वो आपका बाणभट्ट है। कौन है भाई साहब, तो बाणभट्ट है, अभी भी जो पढ़ाया हमने। तो देख लीजिए बाणभट्ट कौन है। बाणभट्ट जानते ही, बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजसभा में दरबारी कवि थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ध्यान रखना, संस्कृत के प्रकांड विद्वान। इन्होंने अर्थचरित्र एवं कादम्बरी की रचना की थी। चंद्रवर्दाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, राजकवि थे जो चंद्रवर्दाई थी। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। तो जयदेव जो थे वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। और उसके बाद पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, तो इन्होंने की थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवर्दाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद से हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। वो कौन सा था, ठीक है, तो वो था आपका राजपूत। कौन है, राजपूत, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देख लीजिए इस राजपूत के बारे में। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका संपूर्ण साम्राज्य जो था वो छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गया, बट गया। और जिसमें अधिकांश राज्य उसके शासक राजपूत जाति के थे। किस जाति के थे भाई साहब, राजपूत जाति के थे। और 7वीं से 12वीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती हैं। और हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों, गुर्जर, प्रतिहार, बाल तथा राष्ट्रकूटों में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी हुई और कनौज पर उसका आधिपत्य हुआ। अगला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो था 390 था। कितना, 390, यानी कि इसने जो है 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार अपना कर लिया था। उसके बाद से अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न जो है आपका ये रहा। ठीक, तो ये है 173 नंबर का। क्या पूछ रहा है इसमें कह रहा है कि चीनी यात्री इत्सिंग में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। कहाँ सीखा था, ताम्रलिपि में, नालंदा, बोधगया या पाटलिपुत्र। तो एक शख्स जो जवाब होगा वो आपका ताम्रलिपि होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देख लीजिए इसकी व्याख्या कि इत्सिंग चीनी बौद्ध यात्री था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। सुमात्रा तथा श्रीलंका होते हुए ताम्रलिपि पहुंचे, जहां 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत में अध्ययन किया था। तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने पराधिपत्य करके एक दूसरे के लिए साथ युद्ध लड़ा था। तो ये लड़ा था आपको कौन, तो कनौज में। कहाँ पे, कनौज में। तो ध्यान रखना ये जो है हर्ष पश्चात कनौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया और 8वीं शताब्दी में कनौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियाँ पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच क्या चला था, संघर्ष आरंभ हो गया था। ठीक है, लगभग ये जो चला था 200 वर्षों तक चला था। ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा, काफ़ी लंबा चौड़ा। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कनौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का क्या हो गया, अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न है 175 नंबर का कि 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने, और रिक्त स्थान दिया गया है, में से एक छोटा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कौन सा साम्राज्य था जो स्थापित कर लिया था, तो वो था मगध। कौन सा, मगध, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था। तो गुप्त वंश की राजधानी आपको पता है कि जो हमारा था वो पाटलिपुत्र था। कौन सा था, पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसके बाद घटोत्कच शासक हुआ। फिर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और गुप्तों की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी, जिसको आधुनिक में कहा है, पटना में है। पाटलिपुत्र कहाँ है, आधुनिक में पटना में है। ठीक, 177 प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो गुप्त साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे आपके समुद्रगुप्त। कौन थे, समुद्रगुप्त। ध्यान रखना, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक समुद्रगुप्त होते हैं।
उसके बाद से जो है 177 प्रश्न जो है ये रहा। अब उसके बाद से अंतिम और आज का अंतिम प्रश्न ये है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था। तो गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भ्रमण किया था, तो आप देख भी रहे हैं फायान। चीनी यात्री कौन था? फायान था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फायान भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और फायान की भारत की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था, इसलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों के भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मुझे आशा है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी, तो थोड़ा सा इसको शेयर और कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।